हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कंप्यूटर कोडिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो कक्षा 10 पे रहेगी। जो कक्षा 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसके एमसीक्यूज आपको आज की क्लास में मिलेंगे। तो एक दो सवाल हैं आपकी तरफ से। पहला तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर सिलेबस कब तक हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको दिसंबर में पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो भी कंटेंट है आपको मिल जाएगा एमसीक्यू की फॉर्म में। और दूसरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों की कि सर जो टॉपिक करा रहे हो आप, अभी तो क्लास वाइज करा रहे हो, लेकिन उनको जैसे टॉपिक वाइज कराओ। जैसे नेटवर्किंग के एक जगह क्वेश्चन मिल जाए आपको, या फिर जितने सिक्योरिटी के एक जगह क्वेश्चन मिल जाएगी। तो उसके लिए अपन एक मैराथन रखेंगे कि पूरे के पूरे एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कक्षा 1 से लगा के 12 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह ही मिल जाए। उसके लिए अपन अलग से मैराथन रखेंगे। एक बार आप पहले कंटेंट पे ध्यान दो, जो आपको कोर्स करवाया जा रहा है उस कोर्स को एक बार पूरा फिनिश करो। उसके बाद में वो अपन आगे की चीज़ है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन देखो। मैं 1 सेकंड के लिए पोज करूंगा यहाँ पे। आपको अपना वीडियो पोज करना है और ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो पहला सवाल, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? बताओ देंगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था, वो वर्ष 2000 में लागू हुआ था। और इसे आईटी एक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध क्या है? बताओ आपके हिसाब से साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध का मतलब है कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध। इसे क्या बोलते हैं अपन? साइबर अपराध बोलते हैं। नेक्स्ट, ईमेल स्पूफिंग क्या है? बताओ। देखिए ईमेल स्पूफिंग क्या है। मैं 1 सेकंड के लिए पोज कर रहा हूं, सोच के बताओ ईमेल स्पूफिंग क्या है। देखो, ईमेल स्पूफिंग है कि नकली ईमेल से भेजकर धोखा देना। इसे क्या बोला जाता है? ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है। ये एक तरह का क्या है? साइबर अटैक है। इसमें क्या होगा कि आपको एक मिलती जुलती आईडी मिलेगी जो रियल आईडी से, और उस आईडी के थ्रू आपको ये एहसास कराया जाएगा कि यही वो रियल आदमी। जैसे देखो, जैसे मान लो आपको मेरी ईमेल आईडी है computer4coding@gmail.com। आपको उसमें क्या होगा, सेम ऐसी आईडी मिलेगी। हो सकता है आपको यू इधर कर दे और पी क्या कर दे, इधर कर दे। फिर आपको लालच दिया जाएगा कि इस पे आप क्लिक कीजिए, आपके लिए ऑफर है, या फिर आपको किसी भी तरह का गिफ्ट मिला है। यदि आप उस पर ऑफर या फिर क्लिक करते हो तो सारी की सारी आपकी बैंकिंग जानकारी ले ली जाएगी। तो ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? नकली ईमेल भेजकर धोखा देना, इसको बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। नेक्स्ट, ईमेल स्पैमिंग क्या है? बताओ। देखिए ईमेल स्पैमिंग क्या है। देखो, ईमेल स्पैमिंग का है कि बिना मांगे बड़ी संख्या में ईमेल भेजना। इसको क्या बोला जाता है? स्पैमिंग। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है स्पैमिंग, इसको स्पैम से समझो आप लोग ना। बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आते हैं ना, इसको स्पैम से समझो। स्पैम का मतलब है बड़ी संख्या में। ये ज्यादातर जो रहते हैं वो विज्ञापन के रहते हैं ना। बहुत सारे विज्ञापन के आपको ईमेल डेली मिलते रहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, एक है ईमेल स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब है नकली ईमेल भेज के आपके साथ धोखा होगा। और दूसरा है ईमेल, देखो, जो दूसरा है वो है स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब है बड़ी संख्या में आपके पास ईमेल भेजे जा रहे हैं, तो उसको स्पैमिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? बताओ। देखिए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। देखो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब है सिस्टम को अस्थायी या फिर स्थायी रूप से अनुपलब्ध कराना। डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिनाइल का मतलब होता है इनकार करना। क्या मतलब होता है? इनकार। देखो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, कुछ फेक यूजर्स रहते हैं। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ कि भाई आप लोग मेरे से 10 से 11 बजे के बीच में, या फिर मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच आपको यदि कंप्यूटर की किसी भी तरह की समस्या है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो ना। और मान लो मैं उसका चार्ज ले रहा हूँ कि 10 रुपये में चार्ज ले रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन उस समय होगा क्या, जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होगा, जो फेक लोग होंगे जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनका एक ही मकसद है कि मैं अपनी सर्विस बंद कर दूं। तो फेक यूजर्स मेरे को फोन करेंगे, लगातार फोन करते रहेंगे। जो सही आदमी है जिसको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, वो लोग फोन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय फोन क्या रहेंगे, सारे के सारे फोन क्या रहेंगे, बिजी। तो जिस आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उसको नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, डीओएस अटैक में सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? बताओ। देखिए डीओएस अटैक में सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? सोच के बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो, डीओएस अटैक में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सर्वर संसाधन। इसमें सीपीयू आता है, बैंडविड्थ आता है, और रैम भी आती है। क्या आती है? रैम भी आती है। इसके अलावा और भी प्रभावित हो सकते हैं। आपके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ है, बदलाव कर सकते हैं ना। और इससे आपको क्या है, जो भी भौतिक घटक है आपके ना,
जो भी भौतिक घटक है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो किस पे फ़र्क पड़ता है? जो सर्वर के संसाधनों पे फ़र्क पड़ता है। उनमें सीपीयू आता है, आपकी बैंडविड्थ आती है और रैम आती है। नेक्स्ट, फिशिंग क्या है? बताओ, देखिए फिशिंग, ये वो वाली फिशिंग नहीं है, मछली वाली। बताओ फिशिंग क्या है? देखो, ईमेल और मैसेज के द्वारा धोखाधड़ी, इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग। ये सेम इसी फिशिंग की तरह है। जैसे मछली कैसे पकड़ते हैं? जो मछुआरे वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, एक जाल फेंक देते हैं और उस जाल को देखिए उसके पास आना शुरू हो जाती है और वो उस जाल में फंस जाती है। जैसे ही वो फंसती है उनको बाहर निकाल लिया जाता है। सेम उसी तरीके से ये वाला फिशिंग है कि आपको ऐसे मैसेज भेजेंगे कि आपकी कुछ लॉटरी लगी है या फिर आपको कुछ ऐसा गिफ्ट टाइप का मिला है या फिर आपको एप्पल का फ़ोन 6,000 में मिल रहा है। ऐसे कुछ अट्रैक्टिव ऑफर टाइप के आपको रहेंगे। यदि आपने उन पे क्लिक कर दिया या फिर उसको पूरी तरीके से आपने डाउनलोड कर लिया, तो आपके साथ क्या हो जाएगी? धोखाधड़ी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग। ये एक तरह की ईमेल और मैसेज के द्वारा धोखाधड़ी है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? बताओ, देखिए सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी है बिना लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग या वितरण, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। जैसे बहुत सारी पायरेटेड फिल्में आती है ना, जो क्या करते हैं ये लोग, जैसे हॉल में मूवी रिलीज हुई उसके बाद ये लोग हॉल में चले जाते हैं और अपने फ़ोन से या फिर बहुत अच्छे कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सेम की सेम, और उसके बाद में क्या है कि मार्केट में आ जाती है, जैसे टेलीग्राम पे आ जाती है और बहुत सारी आजकल प्लेटफॉर्म है उन पे ये अवेलेबल हो जाती है। अगला सवाल, सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार हैं। बताओ इनमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार हैं? ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर चोरी के क्या है? प्रकार है। देखो, पहला है सॉफ्ट लिफ्टिंग। देखो क्या होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग? सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब है, देखो सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपके पास लाइसेंस तो एक के पास है, मेरे पास मान लो 5 कंप्यूटर है और मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया है जिसका एक का मैंने लाइसेंस लिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 5 लोगों को और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 5 लोगों में और दे रहा हूँ या फिर मतलब 5 कंप्यूटर पे और चला रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लिफ्टिंग बोलते हैं। दूसरा है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग का मतलब ये होता है जितने भी कंप्यूटर की सॉफ्ट वगैरह चलाते हैं या फिर जो काम करते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग का, वो क्या करते हैं, जैसे आप अपना कंप्यूटर लेके गए उनके पास, तो आपने कोई चीज़ सही करवाई है, मान लो उसके कुछ पैसे हुए हैं, तो फिर आप भी बोलते हो कि भैया मेरे कुछ विंडोज़ चाहिए, विंडोज़ मेरे पास नहीं है, तो मान लो आपको विंडोज़ डालता है, तो करप्टेड विंडोज़ डाली जाती है ना, तो उसकी कॉपी डाली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क लोडिंग। कि मतलब उनके पास सॉफ्टवेयर रहेगा, वो आपकी हार्ड डिस्क से क्या करेंगे, वो हार्ड डिस्क लगाएंगे आपके कंप्यूटर में और उससे इंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट है किराए पर लेना। किराए पर लेने का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर आपने किराए पर लिया और किराए पर लेने के बाद उसको क्या है, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फिर है साजी। जालसाजी का मतलब किसी भी धोखे से। फिर एक है ओईएम अनबंडल, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर चोरी। ओईएम अनबंडल का क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऑफर आता है कि यदि आप शैम्पू की बोतल ले रहे हो, मान लो 1 लीटर की बोतल ले रहे हो, तो उसके साथ साबुन फ्री मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्री वाली चीज़ है वो बेची जाती है पैसे देके, तो उसको क्या बोला जाता है? ओईएम अनबंडल बोला जाता है। तो सॉफ्टवेयर चोरी के कौन कौन से प्रकार है? सारे के सारे सॉफ्टवेयर चोरी के प्रकार हैं। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य? बताओ, देखिए बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य? बौद्धिक संपदा से तात्पर्य है मानव बुद्धि से उत्पन्न रचनाएं। तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं आ सकती है? जैसे आपने कोई आविष्कार किया है, वो आपकी बौद्धिक संपदा बन जाएगी। आपने कोई कविता लिखी है या फिर रचना लिखी है, वो आपकी बन जाएगी। रचना लिखी है, वो लिखी है। आपने मान लो कोई स्क्रिप्ट लिखी है, वो आपकी क्या बन जाएगी? बौद्धिक संपदा बन जाएगी। तो बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य? मानव बुद्धि से उत्पन्न रचनाओं को क्या बोलते हैं अपन? बौद्धिक संपदा बोलते हैं। नेक्स्ट, बौद्धिक संपदा के प्रकार है। कौन कौन से बौद्धिक संपदा के प्रकार है? बताओ, देखिए कौन कौन से इनमें से बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं? ये जितने भी लिखे गए हैं सारे के सारे क्या है? बौद्धिक संपदा के प्रकार है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भौगोलिक संकेत, है ना? भौगोलिक संकेत होते हैं जो कि ज्योग्राफी के आधार पर दिए जाते हैं। एक ट्रेडमार्क होता है, जो ट्रेडमार्क का आपके जो जितने भी आप सामान लेते हैं उनमें ट्रेडमार्क का मार्को रहता है। पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में अपन आगे देंगे। ये जितने 5 चीजें लिखी है वो क्या है? बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ, देखिए कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य है रचनाकार को अधिकार व संरक्षण देना। कॉपीराइट्स का ये मतलब है कि मान लो आपने कोई रचना लिखी, कविता लिखी या फिर कोई भी बुक्स लिखी, मान लो आपने बुक लिखी है या फिर आपने कोई भी फिल्म लिखी है या फिर आपने कोई भी पेंटिंग बनाई है और आपने उसका कॉपीराइट ले लिया, तो आपको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। उनको क्या बोल रहा है? कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनाकार को अधिकार व संरक्षण देना। कि ये मान लो आपने कॉपीराइट ले रहा है और आपकी बुक को कोई इलीगल तरीके से बेच रहा है, फोटोकॉपी करके या फिर किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट करके, तो आप उसके खिलाफ क्या है? केस कर सकते हो। नेक्स्ट, आप पेटेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ, देखिए पेटेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पेटेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पेटेंट का मुख्य उद्देश्य होता है आविष्कार, आविष्कारक को कुछ विशिष्ट अधिकार
देना। पेटेंट का मतलब होता है कि मान लो जैसे टेलीफोन का आविष्कार किया था किसी ने, तो उसने पेटेंट लिया था कि टेलीफोन का आविष्कार कैसे किया जाता है। तो एक बार पेटेंट लेने के बाद, जैसे भारत में पेटेंट अधिनियम आया था, भारत में पेटेंट अधिनियम आया था 1970 में। एक बार यदि आप पेटेंट ले लेते हो किसी भी वस्तु पे या फिर सॉरी किसी भी चीज पे, तो आपको 20 वर्ष तक वो मान्य रहता है, और 20 वर्ष के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। आप पेटेंट लेने का ये मतलब है, मान लो मैंने कोई ऐसी मशीन बनाई है जो आज तक नहीं बनी है, तो उसका मैंने पेटेंट ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मशीन को कौन कौन बनाएगा, उस मशीन की बिक्री कैसे होगी, वो सारी की सारी कौन तय करूंगा, मैं तय करूंगा। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। इसे क्या बोला जाता है, पेटेंट। ये मेनली आविष्कार के रूप में लिया जाता है ना, तो आविष्कारक होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट, मेल बम क्या है, बताओ। देखिए मेल बम क्या है। मेल बम है किसी रिसीवर के मेल बॉक्स को ओवरलोड करने के लिए बड़ी संख्या में ईमेल आना। मतलब किसी एक व्यक्ति का आपको इनबॉक्स ओवरलोड करना है, तो क्या किया जाता है कि बहुत सारे एक साथ बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में या फिर हजारों की संख्या में मेल आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेल बम बोला जाता है। नेक्स्ट, ईडीआई का पूरा नाम क्या है। ईडीआई का पूरा नाम क्या है, ईडीआई का पूरा नाम है, बताओ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट, ईएफटी का पूरा नाम क्या है। ईएफटी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी फंड ट्रांसफर कर रहे हो या फिर पैसे इधर से उधर कर रहे हो, उनको क्या बोला जाता है, ईएफटी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, ई वाणिज्य व्यापार के मॉडल है। ई वाणिज्य का मतलब है इंटरनेट से आप जो भी व्यापार कर रहे हो उसे क्या बोला जाता है, ई वाणिज्य बोला जाता है। इनमें कौन कौन से ई वाणिज्य के मॉडल हैं, बताओ। देखिए कौन कौन से मॉडल हैं, ये सारे के सारे ई वाणिज्य व्यापार के मॉडल हैं। देखो यहाँ पे या तो बी आ रहा है या फिर सी आ रहा है ना। बी का मतलब होता है बिजनेस, बी का मतलब क्या है, बिजनेस। और जो सी आ रहा है, सी का मतलब है कंज्यूमर, सी का मतलब क्या है, कंज्यूमर। तो देखो बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू बी का मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस, और सी टू सी का मतलब है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो वाणिज्य व्यापार के मॉडल में चारों के चारों मॉडल आते हैं। अब अगला सवाल बताओ, तब पता चलेगा आपको कितना आता है। ई वाणिज्य व्यापार का मॉडल नहीं, इनमें से कौन सा व्यापार का मॉडल नहीं है, सोच के बताओ। कुल ई वाणिज्य व्यापार के आपकी बुक्स में 7 मॉडल दे रखे हैं, 4 पहले थे और 3 इनमें से। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। जी टू जी नहीं है। देखो बी टू जी, बी का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, और जी का मतलब आपका यहाँ पे है गवर्नमेंट, ठीक है। जी टू के गवर्नमेंट से बिजनेस, और जी टू सी, यहाँ पे सी का मतलब कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पे सी का मतलब है सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो आपको याद रखना है ई वाणिज्य के कुल 7 मॉडल हैं, 4 वो पहले बताए थे और 3 ये हैं। नेक्स्ट, निम्न में से ई वाणिज्य की सुविधा नहीं है, इनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है उसकी सुविधा नहीं है, कौन सी नहीं है, बताओ। देखें नगद भुगतान, नगद भुगतान ई वाणिज्य में नहीं होता है, बाकी उसमें 24 घंटे सर्विस मिलती है आपको और विपणन की भी सुविधा मिलती है। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है, बताओ। देखिए इंटरनेट क्या है, बताओ। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल संगठन के अंदर उपयोग किया जाता है, जो कि केवल किसी संगठन के अंदर उपयोग किया जाता है। देखो इंटरनेट का ये मतलब है कि मान लो मेरे पास एक कोई कंपनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सुरक्षा नेटवर्क बना लेता हूँ कि मेरी कंपनी के जो भी लोग हैं उनके बीच जो भी जैसे मेल भेजे जा रहे हैं या फिर जो भी सूचनाएं भेजी जा रही है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है ना, किसी बाहर के लोगों को एक्सेस नहीं है कि अंदर हम लोग क्या मेल भेज रहे हैं या फिर किस तरह का डेटा स्थानांतरण करते हैं। तो क्या बोला जाता है, इंटरनेट बोला जाता है। ये एक निजी नेटवर्क होता है, क्या है, एक निजी नेटवर्क होता है जो केवल संगठन के अंदर ही उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट, अगला है एक्स्ट्रानेट क्या है, बताओ। इसका क्या आंसर होना चाहिए, एक्स्ट्रानेट क्या है। एक्स्ट्रानेट एक नेटवर्क है जो संगठन और बाहरी पार्टियों को बीच की जानकारी साझा करता है। देखो जैसे मेरी कंपनी के अंदर जो मैंने नेटवर्क बना रखा है वो तो है मेरा इंटरनेट नेटवर्क। मान लो आप लोग सारे लोग मान लो मेरे क्लाइंट हो, तो आप लोगों का भी मेरे से डेटा ट्रांजेक्शन होगा या फिर किसी भी तरह की मनी ट्रांजेक्शन होगी या फिर जो भी है वो डेटा इधर से उधर जाता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, तब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रानेट की जरूरत पड़ेगी। मेरी कंपनी के अंदर जितने भी हैं उनका नेटवर्क तो वो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं साथ में लेकर नेटवर्क बना लूंगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट नेटवर्क। देखो यदि मेरी कंपनी के अंदर का नेटवर्क है उसको बोला जाता है इंट्रानेट, वो क्या बोला जाता है, इंट्रानेट। इंट्रानेट नेटवर्क है ये ना, कि कंपनी में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का नेटवर्क, लेकिन मेरी कंपनी के कुछ क्लाइंट भी हैं, मान लो 100 क्लाइंट है ना, तो उन लोगों को भी इसी में नेटवर्क में बनाना चाह रहा हूँ। तो ये नेटवर्क कौन सा बन जाएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रानेट।
ठीक है, और इनके ऊपर क्या रहता है, इंटरनेट। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा रहता है, इंटरनेट रहता है। आ रहा है कुछ समझ में? यदि किसी कंपनी के जो क्लाइंट है तो उनके साथ वो जो नेटवर्क बना रहा है उसे एक्सटर्नेट नेटवर्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। देखिए फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, सोच के बताओ। फायरवेल का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क और कंप्यूटर के अनाधिकृत एक्सेस और हमलों को सुरक्षित रखना। फायरवेल एक तरह की क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। क्या है ये, सुरक्षा प्रणाली है। ये क्या है, सुरक्षा प्रणाली है। इसको आप ऐसे समझो कि ये जैसे घर के बाहर जो गार्ड रहता है उस गार्ड की तरह ये फायरवेल बैठा रहता है। तो आपके मान लो कि कॉलेज के बाहर कोई गार्ड बैठा है तो वो हर बंदे को एक्सेस करता रहेगा, हर बंदे के बारे में पूछता रहेगा कि ये आदमी अंदर जाने की परमिशन है या फिर नहीं है। उसी तरीके से फायरवेल जो गेट के बाहर बैठा रहेगा एक सिपाही की तरह काम करेगा। वो हर आने और जाने वाले डेटा को क्या करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा। यदि उसको लगेगा कि ये संदिग्ध डेटा है उसको वो वहीं पे रोक देता है। ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट, निम्न में से फायरवेल का प्रकार नहीं है। कौन सा फायरवेल का प्रकार नहीं है, इनमें से एक प्रकार नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रकार है। तो कौन सा प्रकार नहीं है, आरटीएम प्रकार नहीं है। बाकी ये तीन है वो फायरवेल के प्रकार होते हैं। इसमें एक ये भी है, तीन तो ये लिख रखे हैं, 1 2 3, और एक होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, मतलब आगामी पीढ़ी का फायरवॉल। अगला, निम्न में से कौन सी फायरवॉल फिल्टरिंग की तकनीक नहीं है। तो फायरवॉल जब यूज करता है मतलब मॉनिटर करने के लिए डेटा को कि कौन अंदर आ रहा है नेटवर्क के और कौन बाहर जा रहा है, तो उसके लिए अलग अलग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से बताओ कौन सी तकनीक इनमें से नहीं है। बाकी सारी की सारी तकनीक यूज करता है, एक तकनीक इनमें से नहीं है। तो कौन सी तकनीक का यूज नहीं करता, नोटपैड फिल्टर का यूज नहीं करता। बाकी वो पैकेट फिल्टर का यूज करता है। पैकेट फिल्टर का ये मतलब है कि डेटा जब भी जाता है तो एक पैकेट के रूप में जाता है, छोटे छोटे पैकेटों को तोड़ के जाता है। मान लो आपके पास एक डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो डेटा ट्रेवल कैसे करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएगा, इस डेटा को तोड़ा जाएगा और इस छोटे भाग को क्या बोला जाता है, पैकेट बोला जाता है। तो वो पैकेट फिल्टर का यूज करता है, वो अनुप्रयोग गेटवे का यूज करता है, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आ रहा है तो वहां पे गेटवे लगे रहते हैं। ये सर्किट स्तर पर गेटवे लगा सकता है, और प्रोक्सी सर्वर, इन चारों का वो यूज करता है। ये सारी की सारी फेयरवेल फिल्टरिंग की तकनीक है। नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। देखिए क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य जानकारी को एनक्रिप्ट और सुरक्षित करना। देखो क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, क्रिप्टोग्राफी में डेटा को सुरक्षित किया जाता है। डेटा को सुरक्षित किया जाता है, इसका ये मतलब है कि जो आप डेटा भेज रहे हो उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। देखो इनक्रिप्ट करने का ये मतलब, मान लो आपने किसी को हाई भेजा है ना, अगले आदमी के पास क्या पूछ रहा है, हाई। लेकिन जब ये डेटा नेटवर्क में जा रहा है, नेटवर्क में जा रहा है तो इसको इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब इसको किसी दूसरी भाषा में बदला जाता है। जैसे इसको मैंने बदल दिया एटी, तो नेटवर्क में कोई भी मान लो नेटवर्क से आपके डेटा को चोरी करना चाह रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। उसको वो जानकारी नहीं मिल रही है जो अपन देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो इनक्रिप्टेड डेटा है यहाँ पे जाके खुलेगा, तो इसके लिए इसमें कुछ कीज होती है ना, जैसे पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होगी। जिसके पास ये कीज होगी वही सही तरीके से डेटा को खोल पाएगा, है ना। तो देखो देखो यहाँ पे हाई को 8 में बदला, इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। इसको क्या बोला जाता है, इनक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या पहुंचा, 8 पहुंचा। फिर 8 को अपन को किस में बदलना है, अगले आदमी को हाई पहुंचाना है, तो इसको बोला जाता है डिक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, डिक्रिप्शन। ये याद रखना है। क्रिप्टोग्राफी किसके लिए यूज होता है, जानकारी को एनक्रिप्ट और सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी की निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, बताओ। देखिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, इनमें 3 क्रिप्टोग्राफी के उद्देश्य हैं और एक उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है, पासवर्ड हैक करना, ये क्रिप्टोग्राफी का उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्रिप्टोग्राफी का उद्देश्य गोपनीयता रहनी चाहिए, उसमें डेटा की अखंडता रहनी चाहिए और डेटा का प्रमाणिकता भी होनी चाहिए। अगला सवाल, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर करके भेजते हो, उसका मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ये जो इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखी गई है वो आपके द्वारा लिखी गई है या फिर इन डॉक्यूमेंट में लिखी गई बातों से आप सहमत हैं। उसी तरीके से यदि अपन डिजिटल में किसी को मेल भेज रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसमें भी एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल सिग्नेचर का ना। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, संदेश का प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। अगला, वीपीएन का पूरा नाम क्या है, बताओ। देखिए वीपीएन का पूरा नाम क्या है, एक सवाल इस पे आ चुका है आपकी रीट की एग्जाम में 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले। वीपीएन का पूरा नाम क्या है, वीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का पूरा नाम क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो वीपीएन क्या होती है, वीपीएन कैसे बनाते हैं, वीपीएन एक सुरंग टाइप की बन जाती है ना।
तुरंत टाइम की बजाती है, उसमें जो भी डेटा है वो किसी दूसरे को बाहर का आदमी नहीं देख सकता। वीपीएन में क्या होता है, जैसे ही आपने मान लो वीपीएन नेटवर्क बनाया तो उसमें क्या होगा, तो आपका आईपी एड्रेस अब बाहर का आदमी नहीं देख सकता। जब आपका आईपी एड्रेस कोई बाहर का आदमी नहीं देख सकता, उसका फायदा ये कि आपकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। देखो मान लो ये मेरे घर है और मैंने अपने घर का एड्रेस सभी को बता रखा है, तो लोग मेरी मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब मेरी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, मैं किस समय बाहर जा रहा हूँ, किस समय अंदर आ रहा हूँ, या फिर किस समय और काम के लिए जा रहा हूँ। उसी तरीके से कंप्यूटर का क्या रहता है, आईपी एड्रेस रहता है। क्या रहता है, आईपी एड्रेस। आप कंप्यूटर से जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए, तो आपको क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस। तो वीपीएन में क्या रहेगा, आपके आईपी एड्रेस को क्या करेंगे, छुपा दिया जाएगा, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गतिविधि कर रहे हो, क्या गतिविधि नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, ई बिजनेस में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय नहीं है। कौन कौन से सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय नहीं है, तीन से तो सुरक्षा सुनिश्चित होगी, एक से नहीं होगी। कौन सा है, वो है बस टोपोलॉजी। इंक्रिप्शन का आपको मैंने बताया था कि डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, ताकि अगले को समझ में नहीं आए कि क्या लिखा गया है। एक है डिजिटल सिग्नेचर, हाँ उसी प्रमाणीकरण है कि आपने जो भी संदेश भेज रहे हो उस पर आपका डिजिटल सिग्नेचर है, मतलब वो सही डेटा है। और एक होता है सुरक्षा प्रमाण पत्र, ये आपको मिलता है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे एसएसएल वगैरह। तो निम्न में से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय कौन सा नहीं है, बस टोपोलॉजी नहीं, बाकी तीनों के तीनों सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय हैं। नेक्स्ट, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका कौन नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा है, नगद। कौन सा है, नगद। बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके हैं। देखो एक है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड, दोनों में फर्क क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है। मान लो आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग की है और आप डेबिट कार्ड से भुगतान करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये होने चाहिए। यदि आपके बैंक में 10,000 रुपये नहीं है तो डेबिट कार्ड से आप भुगतान नहीं कर सकते। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होगा कि मान लो आपके पास 2,000 रुपये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान हो जाएगा, है ना। बाकी के जो 8,000 का बिल है वो आपको अगले महीने मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। और मोबाइल वॉलेट, बहुत सारे मोबाइल वॉलेट चल रहे हैं आजकल, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके हैं। सिर्फ नगद है वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का तरीका नहीं है। नेक्स्ट, आईपीआर की फुल फॉर्म क्या है, आईपीआर की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार, इसे बोला जाता है बौद्धिक संपदा का अधिकार। आज की क्लास में इतना ही। जो बाकी की क्लास है वो आपको कल क्लास मिलेगी एक, हो सकता है कल आपको 2 क्लास भी मिल जाए। तो जो 10th का जो पोर्शन, 10th क्लास का जो पोर्शन है वो बहुत कम पोर्शन आपको अब बचा है आपके लिए। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कल की क्लास में पूरा का पूरा 10th क्लास का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करा दिया जाएगा। और जो बाकी 12th क्लास की है उस पर 2 लेक्चर मिलेंगे आपको। और बाकी की जो 1 से लगा के 8 की है वो मुश्किल से 2 लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी 1 से लगा के 8 की बुक्स कवर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे शेयर करो। उससे क्या है कि प्रोत्साहन बढ़ता है, तो मेरे को पता लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर आप सही कंटेंट तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे। धन्यवाद।